जबलपुर में पेयजल की गुणवत्ता को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सख्त रुख अपनाया है। एनजीटी ने शहर में घरों तक सप्लाई हो रहे पानी और पुरानी पाइपलाइन की जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में एनजीटी ने शासन स्तर के सचिव, कलेक्टर, जबलपुर नगर निगम कमिश्नर और अधिकारियों की कमेटी गठित की है, जिसे 1 महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। ये कार्रवाई नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की याचिका पर हुई, जिसमें दावा किया गया कि शहर में सप्लाई हो रहा करीब 47% पानी पीने योग्य नहीं है और घरों तक पहुंचाने वाली पाइपलाइन 40-50 साल पुरानी हो चुकी है। इस जांच रिपोर्ट में सभी की नजरें टिकी है, जिससे शहर की जल व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। क्या है देखिए, क्या हुआ है कि जल जीवन मिशन का एक रिपोर्ट आया है और उस रिपोर्ट के तहत में लगभग 47% पानी जो पीने का पानी है वो पीने के योग्य नहीं है, यह स्पष्ट लिखा है। दूसरी बात, लगभग 80% पाइपलाइनें जो सप्लाई कर रही घरों में, वो पाइपलाइनें नाली और नालों से जा रही है। ये तो आप लोग स्वयं देखे होंगे। इस पाइपलाइनें रासायनिक क्रियाओं से वो कोरोड हो गई, मतलब क्या होगा कि जंग खा गए, पूरे क्षीण हो गई है। दूसरी बात, लगभग जगह जहां डैमेज हो गई है, लीकेजेस हो रहे हैं। तो ऐसे में ये जो गंदा पानी जो है वो पीने के पानी में मिल जाता है और वो ही गंदा पानी, बदबूदार, मिट्टी युक्त पानी, गंदला जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो पानी लगभग बहुत सारे शहरों के जगह में जा रहा है। इसको लेकर हम लोगों ने, मैंने और रजत भार्गव जी ने एक याचिका लगाई थी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सेंट्रल जोन में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में उन्होंने बहुत ही गंभीरता से लिया और यह बोला कि यह मुद्दा बहुत ही अत्यंत गंभीर है और इस विषय पर तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। उन्होंने एक जांच समिति गठित की है और जांच समिति में उसके जो नोडल ऑफिसर है, नोडल एजेंसी है, वो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बोल रहा है। समिति को निर्देश दिया कि स्पॉट पर जाए, वहां पर निरीक्षण करें और अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करें लगभग 1 माह के भीतर। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी बोला कि यह भी आप ऐसे कैसे सुधार कर सकते, उसके सुधार के लिए आप हमको रास्ता बताइए और उपाय सुझाव कीजिए। मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को है। हम लोगों ने यह तय किया है कि अब कुछ दिन के बाद हम लोग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को लिखेंगे, नोडल एजेंसी को, क्योंकि नोडल एजेंसी होने के बावजूद भी आप लापरवाही इतनी तगड़ी है कि एनजीटी का आदेश के भी उन्होंने पालन अभी तक नहीं किया है। उसकी जांच अभी तक क्यों नहीं शुरू की है, इसके बारे में हम लोगों को जाकर मिलेंगे और उनसे चर्चा करेंगे और यदि नहीं है तो सीधे सीधे फिर से कंप्लेंट एक एनजीटी में दायर कर देंगे। जबलपुर में महापौर जगत बहादुर सिंह अनु ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए करीब 2200 करोड़ रुपए का निगम इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया। इस बजट में शहर को महानगर बनाने का रोड मैप रखा गया है। महापौर ने बताया कि पिछले 3.5 साल में 2600 करोड़ के विकास कार्य किए गए हैं, जबकि आने वाले 1.5 साल में 3000 करोड़ के कामों का भूमि पूजन होगा। खास बात यह रही कि नगर निगम ने इस दौरान कोई कर्ज नहीं लिया। बजट में सीवर, जल सप्लाई, तालाब विकास, बाढ़ नियंत्रण, हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा फोकस रखा गया है। साथ ही 100 एसी बसें, बायोगैस प्लांट, पार्किंग, पौधारोपण और स्मार्ट सिटी जैसी योजनाएं भी शामिल हैं। महापौर के मुताबिक ये बजट सिर्फ आय व्यय नहीं, बल्कि जबलपुर के भविष्य और आत्मनिर्भरता का रोड मैप है। ऐतिहासिक दिन मुझे जबलपुर शहर के इतिहास का सबसे बड़ा लगभग 2200 करोड़ रुपए का बजट पेश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं ये समर्पित करता हूँ अपने जबलपुर महानगर के देवतुल्य नागरिकों को और प्रणाम करता हूं कि मुझे सौभाग्य उन्होंने दिया कि मैं जबलपुर शहर के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश कर सकूं। आज इस बजट में मैंने बताया कि पिछले 3.5 वर्षों में हम लोगों ने लगभग 2600 करोड़ रुपए खर्च किए, जो भुगतान है वो है, और आने वाले 1.5 वर्षों में 3000 करोड़ रुपए की और भूमि पूजन हम लोग करने जा रहे हैं। लगभग 1100 करोड़ रुपए की राशि से चाहे रीडेंसिफिकेशन का काम हो, एक 500 करोड़ रुपए से रीडेंसिफिकेशन का काम हो, शहर में हम लोगों ने 650 करोड़ रुपए की सड़कें और नालियाँ बनाई, 250 करोड़ की और बनाने जा रहे हैं। 100 करोड़ रुपए से हम लोगों ने
शहर के उद्यानों का विकास किया। अब सारी शहर की एंट्रीज, सारे अंडरब्रिज और सारे शास्त्री ब्रिज, कचपुरा ब्रिज जो है और 12 प्रमुख हमारे जो चौराहे हैं उनका विकास हम लोग करने जा रहे हैं। 8 करोड़ की राशि से माड़ोताल और 14 करोड़ की राशि से 5 तालाबों का काम हमारा चल रहा है। गौर नदी को हम लोग पुनः नई स्थिति में लाने वाले हैं। 222 करोड़ रुपए की राशि से हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग, तालाबों का उन्नयन और जो कैचमेंट एरिया है उस पर कैसे हम लोग पानी को रोकेंगे और जो जल प्लावन होता है उसमें जितने भी नाले हैं उन सभी नालों को 125 करोड़ रुपए की राशि से बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। चाहे वो शमशान घाट हो, चाहे स्विमिंग पूल हो, चाहे एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हो, ये सारे काम इस वर्ष हम लोग भूमि पूजन निश्चित तौर पर करेंगे। 1000 लोगों को रोजगार के लिए 500 डेली नीड्स के पार्लर का काम शुरू हो गया है, वो बहुत जल्द पूरे शहर में लग जाएंगे। ऐसे अनेकों कार्य हैं जो पिछले वर्षों में हम लोगों ने किए हैं और आने वाले वर्षों में करने जा रहे हैं। सामाजिक समरसता को लेकर भी और सामाजिक ताना बाना बुनने के लिए भी। सिर्फ विकास नहीं, चाहे स्वच्छता में हम लोग का 5वां स्थान आया, चाहे एयर क्वालिटी में देश में 2रा स्थान आया, हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे और काम किए जिसमें देश में हम लोग अकेले हैं। निश्चित तौर पर मां नर्मदा पे एक भी बूंद गंदे नाले का पानी नहीं मिलता, साफ पानी अब मिलता है। ऐसे बहुत सारे सौभाग्य इस कार्यकाल में करने को हम लोगों को मिले हैं। चौथा बजट पेश किया है, एक बजट और पेश करने का हम लोगों का मौका मिलेगा। जबलपुर शहर महानगर बन चुका है और आने वाले समय में हम लोग सौंदर्यीकरण पर ध्यान दे रहे हैं, यातायात पे ध्यान दे रहे हैं। सारी चीज़ें इस बजट में ली हैं। पिछले 3.5 वर्षों में एक भी रुपए का कर्ज हम लोगों ने नहीं लिया और पिछले 3.5 वर्षों में एक भी रुपए का टैक्स भी हम लोगों ने नहीं बढ़ाया। निश्चित तौर पर आगे चलकर आत्मनिर्भर नगर निगम बनाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं और उसमें सफलता भी हम लोग को हासिल होगी। मध्य प्रदेश का सबसे खूबसूरत शहर आने वाले 1.5 वर्ष में जबलपुर शहर होगा और बहुत सारे मायनों में मध्य प्रदेश पे हम लोग और देश में 1 नंबर पर होंगे। थाना शाहपुरा बिटूनी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम शाहपुरा में मशहूर चॉकलेट कंपनी कैडबरी डेयरी मिल्क की एक बड़ी लापरवाही का मामला प्रकाश में आया है। यहाँ एक मासूम बच्चे के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाली घटना सामने आई है, जहाँ दुकान में खरीदी हुई ब्रांडेड चॉकलेट के अंदर फफूंद और कीड़े लगे हुए पाए गए। जानकारी के अनुसार कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले एक छात्र ने स्थानीय दुकान से 55 रुपए मूल्य की कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट खरीदी थी। जब पैकेट खोला गया तो चॉकलेट की स्थिति देखकर बच्चा और उसके परिजन दंग रह गए। चॉकलेट पूरी तरह से फफूंद से ढकी हुई थी और उसमें जीवित कीड़े रेंग रहे थे। हैरानी की बात है कि चॉकलेट के पैकेट पर उसकी एक्सपायरी डेट 8 जून 2026 अंकित है, यानी कंपनी के दावों के अनुसार उत्पाद अभी पूरी तरह सुरक्षित होना चाहिए था। इसके बावजूद इतनी खराब गुणवत्ता की चॉकलेट बाजार में बिक्री के लिए भेजी गई है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने है, जिसमें स्पष्ट रूप से चॉकलेट के अंदर फफूंद और कीड़े देखे जा सकते हैं। इस घटना ने खाद्य सुरक्षा और नामी कंपनियों के गुणवत्ता मानकों पर बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए। स्थानीय नागरिकों ने इस संबंध में प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ होने वाले ऐसे खिलवाड़ को रोका जा सके। जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की बजट बैठक के दौरान एनएसयूआई छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने विश्वविद्यालय के गेट से लेकर बैठक कक्ष तक कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कुलपति को हटाया जाए, कुलपति मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए गए। छात्रों ने बैठक कक्ष में घुसने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल ने उन्हें मुख्य द्वार पर रोक दिया। हालांकि कुछ छात्र दूसरे गेट से परिसर में प्रवेश करने में सफल रहे, जिससे कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बन गई। बैठक में उपस्थित लखन घनघोरिया ने छात्रों को समझाया कि ये बैठक उनकी समस्या और मांगों पर विचार करने के लिए आयोजित की गई है। उनके आश्वासन के बाद छात्रों ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। लगातार विश्वविद्यालय की गिरती अर्थव्यवस्था को देखते हुए एनएसयूआई ने आज फिर से प्रदर्शन किया। यहाँ पर कोर्ट की बैठक थी, परंतु जिस हिसाब से कुलपति सोए हुए उसको जगाने के लिए आज पुंगी बजाकर हमने प्रदर्शन किया है और मांग करी है कि छात्र के लिए जल्द से जल्द निर्णय। नाम आपका? सचिन रजक, जिलाध्यक्ष। बैठक थी जिसमें कुलपति महोदय जी के हम लोग ने इस्तीफे की मांग की थी और मांग करने का
हम लोग का मकसद ये था कि जितने भी गणमान्य विधायक और सत्ता पक्ष और विपक्ष के आए हैं उनके सामने हम इनकी जो करतूत है ये 1.5 साल से जो इस विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार मचा के रखे हैं उसको उजागर करने का काम और उसकी शिकायत करने यहाँ के कार्य परिषद में जितने भी सम्मानीय जन उनको करने आए थे, पर आयोग कुलपति जी बाहर नहीं आए। बाहर ना आने के कारण आज हम लोग ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर विरोध किया। करौंदी मरघटाई के पास से और सामुदायिक भवन शांति में बसे 2 युवकों को बटन अंदाज चाइना चाकू लेकर घूम रहे रांची पुलिस ने दबोचा। थाना प्रभारी रांची उमेश बोलानी ने आज सोमवार 2 बजे बताया कि पुलिस अधीक्षक जबलपुर संपत उपाध्याय के मार्गदर्शन में लगातार चाकूबाजी की घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर कार्रवाई जिले भर में की जा रही है। वहीं थाना प्रभारी को जब मुखबिर द्वारा सूचना मिली तब उन्हें टीम गठित करते हुए 2 अलग अलग स्थानों पर दबिश देते हुए युवकों को बटन दार चाकू के साथ रंगों हाथों पकड़ा गया। देखिए, आर्म्स एक्ट में लगातार कार्रवाइयाँ जो है पूरे शहर में हो रही हैं और पुलिस अधीक्षक महोदय का स्पष्ट भी निर्देश है चूँकि ये एक अभियान के तौर पे लिया जाए। और चूँकि आप देख रहे हैं कि जहाँ कहीं भी जो है कोई भी झगड़ा होता है और चाकूबाजी होती है, चाकू यदि किसी वाइटल पार्ट पे लग जाता है तो अनचाहे में भी उसकी जो है मौत हो जाती है और हत्या जैसी गंभीर घटनाएँ प्रदर्शित होती हैं। तो इसमें लगातार हम अभियान चला रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं और कुछ ऐसे लोगों को भी चिन्हित कर रहे हैं जो अपराधी किस्म के हैं और कुछ ऐसे चिन्हित कर रहे हैं जो नए युवा हैं जो कि शौक में चाकू रख रहे हैं। इसी तारतम्य में कल जो है हमने एक ऐसा प्रकरण जो है देखा कि एक फ़ोटो अपलोड की गई थी इंस्टाग्राम में, उसके बारे में जानकारी लगातार हम जुटा रहे थे। उसमें जो है एक साहिल बिरहोलिया करके है, यह नए युवा 18 साढ़े 18 साल का था। इसको करौंदी मरघटाई के पास से एक बटनदार चाकू के साथ जो है पुलिस ने पकड़ा है, हमारी रांची पुलिस ने, और आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है। देखा गया कि साहिल बिरहोलिया कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है, किंतु वह शौक में चाकू रख रहा था, उसको रील बना रहा था या फिर इंस्टाग्राम में फ़ोटो अपलोड कर रहा था। इस तरीके के शौक ये रखता है, उस पर भी कार्रवाई हम कर रहे हैं। दूसरा प्रकरण कल ही की डेट में है, एक राहुल कोल पिता काशीराम कोल है, ये जीसी फैक्ट्री का रहने वाला। इसको हमने सामुदायिक भवन के पास से, शांति नगर के पास से, इसको भी बटनदार चाकू के साथ पकड़ा है। यह ऑटो चलाने का काम करता है। इसके जो है 2 अपराध भी हैं मारपीट के, इसको हमने गिरफ्तार किया है और लगातार इस प्रकार की हम जो है कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे और हमारे मुखबिर और सूचना तंत्र को एक्टिव रखे हैं, ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मुस्लिम नवयुवक महासभा के तत्वाधान में जबलपुर में अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में धार्मिक और ज्ञानवर्धन माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण कुरान शरीफ पर आधारित एक विशेष क्विज प्रतियोगिता रही, जिसमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। महासभा के प्रतिनिधि वकार अहमद ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कुरान की शिक्षाओं को आम लोगों तक पहुँचाना और बच्चों में धार्मिक ज्ञान के प्रति रुचि बनाना है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से बच्चों और उनके अभिभावकों में जागरूकता और समझ विकसित होगी। आज जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम मुस्लिम नवयुवक महासभा द्वारा कराया गया है और इस कार्यक्रम में जो हमने किए हैं अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस कुरान कॉन्फ्रेंस में हमने एक क्विज़ कंपटीशन कराया है जो कुरान से संबंधित है। इसमें करीब 260 क्वेश्चंस बच्चों को दिए गए किताब के रूप में और उनमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे, उन्हें वो 4 पूरा करके जमा करना था। और आज उस क्विज़ कंपटीशन का रिज़ल्ट भी है और बच्चों को हमारे द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। जो पहला इनाम है 11,000 का है, 8,000 और 5,000 का इनाम बच्चों को दिया जाएगा एवं उनको सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे पार्टिसिपेशन के। इस क्विज़ कंपटीशन का कराने का मेन उद्देश्य ये था कि हमारे समाज में कुरान जो हमें संदेश दे रहा है वो लोगों के घर घर तक पहुँचे। ये बच्चे अपने माँ बाप की मदद ले सकते थे, इससे माँ बाप का भी थोड़ा सा इल्म होगा और बच्चों के में भी जागरूकता जागेगी कि हमारा कुरान है क्या और हमारे कुरान सीख क्या देना चाहता है हमें, हमारे मोहम्मद अरबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सीख क्या देना चाहते हैं इस कुरान के माध्यम से, अल्लाह ने हमें क्या पैगाम भेजा। कितने बच्चों ने इस कार्यक्रम में करीब 600 से 700 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और जबलपुर समेत सिहोरा, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला में भी हमारी कोशिश रही है कि वहाँ के भी बच्चे पार्टिसिपेट करें। और इस कुरान में जो हमारे गेस्ट हैं मुफ्ती साहब, वो भोपाल से आए हुए हैं बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए और हमारे माननीय विवेक सक्सेना जी भी आए थे जिन्होंने बच्चों का हौसला बढ़ाया और बच्चों को आशीर्वाद से नवाजा अपने। संस्कारधानी के थाना
गोरा बाजार क्षेत्र में बेलगाम रफ्तार और नशे के कॉकटेल ने एक बार फिर मासूम जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। रविवार देर रात एक नशे में धुत कार चालक ने अपनी तेज रफ्तार कार को काल बनाते हुए सड़क पर जा रहे एक ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। भिड़ंत इतनी भीषण थी कि रिक्शा के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 2 महिलाएं, एक पुरुष और एक मासूम बच्चा सड़क पर गिरकर लहूलुहान हो गए। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई, लेकिन मानवता को शर्मसार करते हुए आरोपी चालक मदद करने के बजाय अपनी गाड़ी सहित मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से सभी चारों घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलते ही गोरा बाजार पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है, ताकि फरार आरोपी को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जा सके। गोरा बाजार क्षेत्र में लगातार हो रहे इन सड़क हादसों ने अब स्थानीय निवासियों की सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सिविल लाइन क्षेत्र स्थित ललिता कॉलोनी के सामने आज सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। सुबह करीब 9:15 बजे जब एक बुजुर्ग व्यक्ति शांति से दुकान के शटर के नीचे बैठकर अखबार पढ़ रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार एक्सप्रेसो कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। चश्मदीदों के मुताबिक कार इतनी अनियंत्रित थी कि बुजुर्ग को कुचलते हुए सीधे दुकान में जा घुसी। इस भीषण भिड़ंत में बुजुर्ग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस उप निरीक्षक जया तिवारी ने बताया कि आरोपी चालक, जिसकी पहचान रोहित के रूप में हुई है, ने बुजुर्ग को टक्कर मारने से पहले एक बाइक और 2 बच्चों को भी अपनी चपेट में ले लिया था। हालांकि गनीमत रही कि बच्चे सुरक्षित हैं। हादसे के बाद आरोपी चालक कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया और आरोपी की तलाश जारी है। इस घटना से पूरे इलाके में मातम और आक्रोश का माहौल है। भैया मैं आया था ड्यूटी से, उसके बाद में मैंने देखा कि वो घर पे है। घर पे उससे मेरी बातचीत हुई, उसके बाद मैं ऊपर चले गया। फिर वहाँ चिल्ला चिल्लौट की आवाज़ आने लगी। नीचे आया मैं तो देखा वो कार के नीचे दबा हुआ था। उसका सर अंदर बाहर रहा और बाकी पूरा धड़ अंदर रहा। कौन कौन दबा? वहाँ पर तो उस समय पे पूरा मोहल्ला जमा हो गया था। कौन कौन दबा था? किसके ऊपर कार चढ़ी? कार हमारे छोटे वाले भाई के ऊपर चढ़ी है, विकेश ओरबा के नाम पे, और छोटा एक लड़का और रहा जो जेटी हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। तो वो अभी तक पता नहीं डिस्चार्ज हुआ कि नहीं हुआ है, लेकिन अभी ये मेरा भाई मृत हो गया। कार चालक कौन था? कहाँ जा रहा था? कैसे? वो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। कार चालक ने अचानक बोलता है कि मेरा ब्रेक फेल हो गया, लेकिन वो गाड़ी चढ़ा दिया ऊपर बिल्कुल सर पे। रहने वाले की पहचान? यहीं पर ललित कॉलोनी निवासी है, रोहित कलसा नाम है उसका। रोहित कलसा नाम है उसका, मंदिर के सामने ही रहता है। तो पकड़ लिया था या भाग गया वो कार? वो यहाँ तक छोड़ने आया था, उसके बाद यहाँ अस्पताल से अचानक फरार हो गया। जो घायल है बच्चा और जो खत्म हुए, उनका क्या नाम है? मेरे भाई का नाम है विकेश ओरबा, घायल बच्चे का नाम मेरे को पता नहीं है। आपका नाम? दुर्गेश ओरबा, कहाँ ही घटना? ललित कॉलोनी घमापुर।